स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का सारा कंसेप्ट समझ लिया था। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की केस स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, केस स्टडी करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है कि केस स्टडी को शुरू जब आप करोगे तो सबसे पहले आप जो भी केस स्टडी के नीचे पैराग्राफ के नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस को रीड करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है केस स्टडी को कम टाइम में क्रैक करने का। अगर आपने सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड कर लिया तो इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, पैराग्राफ के अंदर आपको किन चीज़ों पे फोकस डालना है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या पूछा गया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करोगे, उसके बाद आप नीचे क्वेश्चन देखोगे। तो आपने जब पैराग्राफ रीड किया होगा तो कई बार क्या होता है कि हमें जो चीज़ सबसे पहले दिखती है, हमारा जो माइंड है उसी चीज़ के ऊपर चला जाता है और हम उसी को सोचते रहते हैं पूरी केस स्टडी में और हम उसी पे अपना फोकस डाल देते हैं। लेकिन जब हम नीचे क्वेश्चन रीड करते हैं तो क्वेश्चन कई बार बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर से पूरी केस स्टडी को रीड करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर लेंथी होता है तो पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार केस स्टडी को रीड करते रहें। तो इट्स बेटर कि वन टाइम में ही हम क्रैक कर लें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें केस स्टडी के नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को रीड करना है अच्छे से, फिर दोबारा से जाके पैराग्राफ को रीड करना है। पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर क्या है। आंसर आपकी केस स्टडी के अंदर ही छिपा होता है, बस कुछ लाइंस जो है वो आपको आइडेंटिफाई करनी होती हैं। तो वो लाइंस आपको आइडेंटिफाई कैसे करनी है, यही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट केस स्टडी से। केस स्टडी आपकी स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, देखिए। मोड फर्नीचर एक है कंपनी जिसकी केस स्टडी है ये। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें देखना क्या है, क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नीचे देखिए, आइडेंटिफाई एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बीइंग फॉलोड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेट देयर एडवांटेजेस। हमें करना क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर प्रिंसिपल्स छिपे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके एडवांटेज बताने हैं। तो अब पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मोड फर्नीचर लिमिटेड एलोकेट वर्क टू डिफरेंट टीम ऑफ वर्कर्स। टीम वर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वुड, पॉलिशिंग ऑफ वुड, डिजाइनिंग द फर्नीचर, असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे किया क्या गया है, फर्नीचर बनाने का काम है जिसको डिवाइड कर दिया गया है कटिंग के अंदर, पॉलिशिंग के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर। तो यहाँ पे सीधा सा आपको पता चल रहा है, अगर हम टास्क को वर्क को टास्क में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। तो यहाँ पे भी डिवीज़न ऑफ वर्क को फॉलो किया जा रहा है। सिंपल हमें पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं। All the workers had mutual trust among each other and work together in harmony. सभी वर्कर मिलके काम कर रहे हैं और हार्मनी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हुआ, जब हम टीम के अंदर मिलके हार्मनी के साथ काम करते हैं, डेट इज एस्प्रिट डी क्रॉप्स। तो आपको पता चल गया एस्प्रिट डी क्रॉप्स यहाँ पे यूज हो रहा है। अब साथ साथ हमें इनके एडवांटेजेस भी बताने हैं तो हम साथ साथ ही कर लेते हैं। डिवीज़न ऑफ वर्क का एडवांटेजेस क्या है कि अगर हम काम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क के अंदर तो क्या होता है, इट्स लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने काम में स्पेशलाइज बन जाते हैं। और अगर टीम वर्क के अंदर काम होता है तो वहाँ पे जब हम टीम के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे जो पेनल्टीज़ हैं वो मिनिमाइज़ हो जाती हैं, क्योंकि हम प्रॉपर हर चीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। कोई भी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन के अंदर कोई भी कमी नहीं आती है। तो वहाँ पे हमारी जो पेनल्टीज़ हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेनल्टीज़ लगाने की एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काम सब मिल कर रहे हैं। तो किसी का भी काम अधूरा नहीं रहेगा, किसी के भी ऊपर कोई एलिगेशन काइंड ऑफ चीज़ें नहीं लगेंगी। नेक्स्ट इज दे कैप्ट देयर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स इन टूल बॉक्स। वो अपने जितने भी टूल्स हैं उनको प्रॉपर जगह पे रख रहे हैं। दे फॉलोड सर्टेन रूल्स वाइल वर्किंग लाइक नो स्मोकिंग और वाइल वर्किंग नो लीव विदाउट परमिशन एंड नो यूज़ ऑफ सेल फोन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो वो किन किन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि स्मोकिंग नहीं करेगा कोई वर्किंग एरिया में, लीव नहीं लेंगे विदाउट परमिशन, सेल फोन यूज़ नहीं करेंगे। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है, डिसिप्लिन। बताया था आपको, याद है,
डिसिप्लिन के अंदर आता है जब हम रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो हम डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा? अगर डिसिप्लिन को हम फॉलो करेंगे तो वहाँ पे वर्किंग एरिया के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी और हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। और हम पूरी एफिशिएंसी जब हमारी इंप्रूव हो जाएगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इंप्रूव इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आगे देखते हैं। They were paid fair wages for their work which was within the paying capacity of the company. वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को फेयर वेज मिल रहा है और कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर मिल रहा है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे फेयर वेज पे किया जाता है? डेट इज रेम्यूनरेशन। और अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर पे करते हैं तो इसका मतलब, इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा? जो हमारी वर्क फोर्स है वो सेटिस्फाई रहेगी। और कोई भी एम्प्लॉय जो सेटिस्फाई रहता है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो स्टेबिलिटी जो है वर्क फोर्स की वो बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये इसका बेनिफिट होगा। तो देखिए कितनी ईजिली हमने सारे प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। सारे प्रिंसिपल्स इसी के अंदर छिपे हुए थे, बस हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा हर प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है। बस अगर हमें ये पता है तो हम इसलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखिए नेक्स्ट केस स्टडी है हमारी, कोई मैनेजर है बीटा कंपनी की, उनकी केस स्टडी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलोड हेयर। यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स फॉलो हुए हैं उनको एक्सप्लेन करना है। और साथ में विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज इंडिकेटेड इन द अबव पैरा, गिव रीजन। हमें ये भी बताना है कि कौन सी साइंटिफिक टेक्निक यहाँ यूज हुई है और उसका रीजन बताना है। तो अब हम पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ बीटा लिमिटेड took special care of the interest and ability of his subordinates. मैनेजर हैं एक कंपनी के जो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत केयर करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम डिवाइड करते हैं। He was the firm opinion that a worker should be given one work again and again so that he may become expert in it. उनका ओपिनियन क्या है कि एक ही वर्कर को एक ही काम को बार बार देना चाहिए ताकि वो उस काम के अंदर एक्सपर्ट बन जाए। ये कौन सा प्रिंसिपल है जहाँ पे हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं और स्पेशलाइज्ड बना देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो जहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? डिवीज़न ऑफ वर्क। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, ये तो हमें क्लियरली पता चल गया है। आगे देखते हैं। वन डे ही टुक राउंड ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड noticed that the workers were not doing their job quickly. उनको पता चलता है कि उनके जो वर्कर्स हैं वो काम को क्विकली नहीं कर रहे हैं। On inquiry, he learned that the workers worked non-stop, which was the main cause of their slow speed. तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो स्पीड में काम कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको क्या नहीं मिला है? रेस्ट नहीं मिला है। He immediately issued an order that during their working hours the workers will have an interval to take rest. तो उसके बाद वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि वर्कर्स को एक वर्किंग आवर्स के ड्यूरिंग एक इंटरवल दिया जाएगा जिसमें वो रेस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक टेक्निक पढ़ी थी टेलर की, जिसके अंदर साइंटिफिक टेक्निक पढ़ी थी जहाँ पे एक प्रॉपर टाइम के बाद, एक कुछ टाइम पीरियड के बाद रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि वर्कर्स का जो स्टेमिना है वो बिल्डअप हो सके और वो फिर दोबारा उसी जील के साथ काम कर सके जिस जील के साथ उन्होंने काम को स्टार्ट किया था। तो वो टेक्निक कौन सी थी? फैटिग स्टडी थी, जो थकान के बारे में जो हम स्टडी करेंगे कि कितने टाइम के बाद इंटरवल की रेस्ट इंटरवल की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारी फैटिग स्टडी थी। तो यहाँ पे भी यही इसी स्टडी का के लिए बोला गया है, इसी स्टडी के बारे में बोला गया है, इसी स्टडी को इसी टेक्निक को आइडेंटिफाई किया गया है।
मैनेजर के द्वारा और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो डेट इज फैटिग स्टडी। और प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क हमने आइडेंटिफाई पहले ही कर लिया था। अब डिवीजन ऑफ वर्क को आपको एक्सप्लेन करना है कि डिवीजन ऑफ वर्क होता क्या है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। टू डिवाइड द वर्क इन स्मॉल स्मॉल टास्क फॉर लीड दी स्पेशलाइजेशन। तो ये आपकी बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी थी। अब हम चलते हैं अपनी एक नेक्स्ट केस स्टडी के ऊपर। अब नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फेयोल एंड वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव केस। जो भी केस दिया हुआ है उसके अंदर हमें फेयोल का एक प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करना है और साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है मैनेजमेंट की। और उसके साथ ही सेकंड क्वेश्चन है, गिव एनी टू वैल्यूज विच द ढाबा वालाज वांट टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। दो वैल्यू जो हैं ये कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट कर रही है, उन दो वैल्यू को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अब हम केस स्टडी रीड करते हैं। नुतुन टिफिन बॉक्स सर्विस was started in Mumbai by Mumbai Dhabawalas. The Dhabawalas, who are the soul of the entire Mumbai, aim to provide prompt and efficient services by providing tasty homemade tiffin to all office goers at right time and place. The service is uninterrupted even on the day of bad weather, political unrest and social disturbances. Recently, they have started online booking system through the website mydhabawalas.com. Owing to their tremendous popularity among the happy and satisfied customers and members, ऐसा बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है जो बहुत पॉपुलर है इनके एरिया में और उसको ये बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल टाइम पे सही जगह पे कर रहे हैं, कोई भी इंटरप्शन नहीं होता, चाहे कैसी भी कंडीशन हो इनके साथ। और इसके साथ इन्होंने अपने बिजनेस को डेवलप किया है, ऑनलाइन सर्विसेज भी स्टार्ट की हैं। द ढाबावालाज ऑपरेट इन ए ग्रुप ऑफ 25 to 30 पीपल अलोंग विद ए ग्रुप लीडर। इन्होंने क्या किया है, ग्रुप में काम करना स्टार्ट किया है। 25 से 30 पीपल्स के ग्रुप बनाए हैं और साथ में ग्रुप लीडर है। और they each groups team up with other groups in order to deliver the tiffin on time। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि ग्रुप में काम कर रहे हैं और एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ टीम कोप अप कर रहा है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है ताकि काम जो है वो रुके नहीं। अपने अपने जैसे किसी एक इनका कहने का जो मतलब है यहाँ पे वो है कि एक ग्रुप जो है एक एरिया को देख रहा है, दूसरा ग्रुप दूसरे एरिया को देख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई केस नियर बाय आ जाता है तो उसको दूसरा ग्रुप हैंडल कर सके। तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इनकी डिलीवरी जो है वो लेट ना होए, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कौन सा प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ टीम वर्क में काम हो रहा है। तो ये तो आपको बिल्कुल इस लाइन से क्लियर हो गया होगा। They are not transferred on frequent basis as they have to remember the address of the customers। उनको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि जो एक एरिया के अंदर काम कर रहा है उसको एक एरिया के सारे जो एड्रेस एम्प्लॉयज़ के एड्रेस हैं वो लर्न हो गए हैं। अगर उसको बार बार हम चेंज कर देंगे तो बार बार हर एरिया के एड्रेस को याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलो हो रहा है। और पहले जो टीम वाला था डेट इज स्प्लिट द क्रॉप्स था। अब आगे देखते हैं। दे फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल डूइंग ट्रेड, नो अल्कोहल ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, नो लीव विदाउट परमिशन, वेयरिंग ऑफ वाइट कैप, कैरिंग ID कार्ड्स। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स ये डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। अब आगे देखते हैं। रिसेंटली ऑन सजेशन ऑफ अ फ्यू सेल्फ मोटिवेटेड फेलो मैन, द ढाबावालाज थॉट आउट एंड एग्जीक्यूटेड ए प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग फूड लेफ्ट इन टिफिन्स बाय कस्टमर्स टू स्लम चिल्ड्रन। अब इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा सजेशन दिया है कि जो बचा हुआ जूठा खाना बच जाता है उसको फेंकने की बजाय उसको क्या करें, स्लम एरिया के जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं, उनको इस जो बचा हुआ खाना है उसको ये सर्व करेंगे। They have instructed their customers to place a red sticker if food is left in the tiffin to be fed to poor children later। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपने कस्टमर्स को ये समझा दिया है
कि अगर टिफिन में खाना बच जाता है तो उस पर रेड स्टिकर लगा दे ताकि वो पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो प्रिंसिपल्स तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल हमने आइडेंटिफाई कर दिया था, एस्पिरिट डी क्रॉप्स टीम वर्क में काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं और साथ में वो सजेशन भी दे रहे हैं, इसका मतलब वो इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो ये 4 मेन प्रिंसिपल्स थे जो इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर छिपे हुए थे, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है मैनेजमेंट की, तो आपको ये पता ही है कि मैनेजमेंट की आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और डायनामिक फंक्शन है। तो ये सारी आप यहाँ पे बता सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 2 वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। तो इन्होंने स्पेशली सोसाइटी के लिए क्या काम किया है, इन्होंने स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनके लिए खाना, जो बचा हुआ खाना है उसको उनको देने का ये एक अच्छा काम मतलब कर रहे हैं। तो ये इनका एक सोशल जो है इम्पोर्टेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये फॉलो कर रहे हैं। तो जो सोशल वैल्यूज़ जो है यहाँ पे, फर्स्ट तो टीम वर्क है इनका, जो टीम में काम कर रहे हैं, और दूसरा है सिंपैथी टुवार्ड्स दी पुअर चिल्ड्रन, पुअर चिल्ड्रन के लिए सिंपैथी जो है वो इनका एक और सोशल इनकी वैल्यू है। अब एक और केस स्टडी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जनरली इस तरह की केस स्टडी जो है पूछी जाती हैं, जिसको हम केस स्टडी ना कह के घुमाया फिरा हुआ क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कि जिसमें आपको कई बार मिलता है कि टेलर और फेयोल दोनों के प्रिंसिपल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक दूसरे किसे लिंक्ड होते हैं, लेकिन उनका कहने का तरीका अलग है बात को। तो उससे रिलेटेड केस स्टडी भी कई बार आपसे पूछी जाती है। तो देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेयोल आर, 1 minute, mutually complementary. One believe that management should not close its ears to constructive suggestion made by the employees, while the other suggests that a good company should have an employee suggestion system where suggestion which result in substantial time or cost reduction should be rewarded. Identify and explain the principles of Taylor and Fayol referred in the above para. अब क्वेश्चन क्या है कि इस पैरा के अंदर टेलर और फेयोल के जो प्रिंसिपल हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो पहले नाम दिया हुआ है टेलर का, तो इसका मतलब पहला जो प्रिंसिपल है वो टेलर का ही आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो टेलर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि द मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स to constructive suggestion made by the employers while the other suggested. अब पहला क्या है कि जो भी सजेशन दे रहे हैं एम्प्लॉइज, तो उन सजेशंस को सुन लेना चाहिए, उसके लिए कान नहीं बंद कर देने चाहिए। तो टेलर के कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स के अंदर हमें बताया गया है जहाँ पे हमें जो भी वर्कर्स का सजेशन है उसको वेलकम करना चाहिए। तो वो आपका जो प्रिंसिपल है दैट इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म जो आपका प्रिंसिपल है उसके अंदर बताया गया है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स जो भी सजेशन देते हैं उन सजेशन का वेलकम करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड देना चाहिए, उसके बदले उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे आए और अच्छे से अच्छे सजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए दें, नए नए आइडियाज़ लेके आएँ, जिससे बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को हम आगे डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे हमें जो भी सजेशंस होते हैं वर्कर्स के, एम्प्लॉयज़ के, उनको अनसुना नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, अगर अच्छे सजेशन आते हैं और उनके लिए हम उनको रिवार्ड दे देते हैं, उनको इनाम दे देते हैं, तो वो आगे और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं मोटिवेट होंगे और सजेशन देंगे। तो ये टेलर का कहना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फेयोल का क्या कहना है। A good company should have an employee suggestion system whereby suggestion which result in substantial time and cost reduction. तो फेयोल का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को वेलकम किया जाता है। तो इनिशिएटिव जो प्रिंसिपल था फेयोल का, उसके अंदर फेयोल ने कहा था कि इनिशिएटिव्स लेना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, हमें एम्प्लॉयज़ को इस तरह से मोटिवेट करना चाहिए कि वो सेल्फ मोटिवेट होके फर्स्ट स्टेप लें, फर्स्ट स्टेप टू टेक एनी एक्शन। खुद से इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से एक्शन लेना, खुद से फर्स्ट स्टेप लेना किसी
एक्शन के लिए आइडियाज़ देना। तो फेयोल कहते हैं कि इनिशिएटिव होना चाहिए, और टेलर क्या कहते हैं कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होना चाहिए। तो दोनों ही का जो मेन इंटेंशन है वो क्या है, वर्कर्स के सजेशन को वेलकम करना, उनको मोटिवेट करना, उनको रिवार्ड देना, ताकि वो आगे आएँ और अच्छे से अच्छे सजेशन लेके आएँ, नए आइडियाज़ लेके आएँ बिजनेस के लिए। तो ये थी स्टूडेंट सारी मेन केस स्टडी। जिस तरह की केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसी तरह की केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आती हैं। और मेन आपको तरीका सीखना है, केस स्टडी कोई भी आए आपको उसको क्रैक कैसे करना है, बस आपको ये सीखना है। और ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बाय।